नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श जाट, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम ईपीजी पाठशाला में दलित साहित्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत दलित साहित्य की परंपरा 3 का अध्ययन करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप दलित आत्मकथाओं का परिचय प्राप्त कर सकेंगे, प्रमुख दलित कहानियों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे, कुछ प्रमुख उपन्यासों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और दलित आलोचना और अन्य विधाओं के बारे में जो दलित साहित्य लिखा गया है उसको जानेंगे और दलितेतर लेखकों द्वारा जो रचित दलित साहित्य है उससे आप परिचित हो सकेंगे। ये जो दलित साहित्य का जो समकालीन रूप है ये 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से दलित साहित्य में एक नया उभार आया और इस नए उभार में कविता के अलावा या कविता के साथ साथ गद्य की अन्य विधाओं में भी दलित साहित्य सामने आया। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण इस दौर में होती है, जिसमें से एक है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो चिंतन है, जो विचार है, वो इस समय ज़्यादा सक्रिय रूप में सामने आया और दलित लेखकों ने और बुद्धिजीवियों ने पूरा जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन था, उस सारे स्वाधीनता आंदोलन के अंदर जो परिस्थितियां थी, जो हमारे राजनीतिक नेता थे, तो गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको छोड़ करके अंबेडकर के महत्व को रेखांकित किया और दलित लेखकों ने कहा कि इस पूरे दौर में साम्राज्यवाद महत्वपूर्ण है या नहीं है वो एक अलग बात है, साम्राज्यवाद विरोधी आप संघर्ष करें, लेकिन दलित जीवन के लिए सवर्ण दलित का जो संघर्ष है वो केंद्रीय स्थान है और बाबा साहब ने इस पर उस समय भी बहुत जोर दिया था और इसलिए दलित लेखकों ने बाबा साहब अम्बेडकर की इन मान्यताओं को केंद्रीय मान्यता मान करके इसके आधार पर उन्होंने साहित्य रचना की। कहानी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे बातें कही। कुछ प्रमुख कहानीकार जैसे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि है, रतन कुमार सांबरिया है, डॉक्टर एन सिंह है, कुसुम वियोगी है, शिवराज सिंह बेचैन है, अजय नावरिया है, सूरजपाल चौहान है, शत्रुघ्न कुमार है, बुद्ध शरण हंस है, सुशीला टाक बोरे है, मोहनदास नेमिश्रा है आदि जो ये लेखक हैं जो गद्य की अन्य विधाओं के साथ कहानी भी लिखते हैं। और इन कहानियों की विशेषताएं ये है कि ये एक तरह से अनुभव और कल्पना का मिश्रण है। इनकी कल्पना जो थी वो कल्पना में भी एक तरह से जातीय उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहानियां लिखी और इन पर भी अंबेडकर के विचारों का प्रभाव है। इसी तरह दलित लेखकों ने कुछ उपन्यास भी लिखे, हालांकि दलित उपन्यासों की संख्या बहुत कम है। कारण यह है कि उपन्यास में कल्पना की जरूरत होती है बहुत। आप आगे का जीवन देख रहे होते हो और कल्पना के बिना, आदर्श के बिना उपन्यास नहीं लिखा जा सकता। और यथार्थ हालांकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रेमचंद बहुत यथार्थवादी लेखक थे या बाकी भी जितने भी उपन्यासकार हिंदी के हुए यथार्थवादी थे, लेकिन उनके पास में एक विजन होता था, एक समझ होती थी समाज को किस तरह से। इनके पास भी एक समझ है और वो ये है कि ये जो जातीय स्वाभिमान है उसकी रक्षा करना, मानवीय गरिमा की रक्षा करना और बाकी जो जो व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, उस वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करना। तो ये विरोध, संघर्ष और पीड़ा ये तीनों चीजें थी, लेकिन चूंकि यथार्थ हावी था इसलिए बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास ही दलित लेखकों ने नहीं लिखे। इस समझ में हालांकि जयप्रकाश करदम का नाम लिया जाता है, प्रेम कपाड़िया है, नेमिश राय ने भी लिखा, धर्मवीर है, शरण कुमार लिम्बाले है, रूप नारायण सोनकर है, इनका नाम लिया जा सकता है जिन्होंने उपन्यास लेखन के कुछ प्रयास किए, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास दलित लेखकों द्वारा अभी नहीं आए। दलित साहित्य की जो सबसे अच्छी पहचान है, जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान है, वो आत्मकथाएं। आत्मकथाएं बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके कारण दलित समाज की जो मर्मांतक पीड़ा है वो ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने आती है। और इन आत्मकथाओं में दलित लेखकों का कहना है कि इनके भोगे हुए यथार्थ की करुण चित्कार है, इसमें दया की मांग नहीं है, विद्रोह है और एक तरह से उबाल है उसमें। तो ये दलित लेखक जो है प्रमुख विधाओं के साथ आलोचना, नाटक, अन्य कथेतर गद्य विधाओं में भी रचा जा रहा है, इस समय लिखा जा रहा है और इसलिए ये एक तरह का सृजनरत साहित्य। फिर दलित साहित्य के अंतर्गत स्वानुभूति और सहानुभूति का सवाल भी सामने आया और दलित लेखकों ने ये कहा कि जो दलितों द्वारा लिखित साहित्य है वो स्वानुभूति का साहित्य है, उनका अपना साहित्य, और जो गैर दलित लिखते हैं वो सहानुभूति करते हैं, वो उनके अंदर वो पीड़ा नहीं है जो स्वयं दलितों की पीड़ा है।
ये एक विवाद का मुद्दा है और यहाँ पर इस विवाद में नहीं पढ़कर हम दलितेतर लेखकों का भी, जो दलित साहित्य है उसका भी इसमें थोड़ा अध्ययन करेंगे, जिसमें दलित जीवन की यथार्थ स्थितियों का चित्रण है। दलितेतर लेखकों का जो साहित्य है वो कविता, कहानी, उपन्यास सब जगह मिलता है। आत्मकथा सिर्फ दलितों की मिलती है और दलित जीवन पर जिन लोगों ने लिखा और जिनका बड़ा नाम है उनमें प्रेमचंद है, निराला है और नागार्जुन है, इनका नाम लिया जा सकता है। इन्होंने साहित्य लिखा। तो दलित साहित्य की कविता के अलावा जो केंद्रीय विधा है वो आत्मकथा, और जब आत्मकथाओं का प्रकाशन हुआ, व्यापक पैमाने पर प्रकाशित हुआ और संपूर्ण हिंदी जनता ने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद जो प्रतिक्रियाएं हुई, जो स्वीकृति हुई, यानी जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते थे उससे अधिक दुख, उससे अधिक पीड़ा इस साहित्य में जब देखी, तो जो सामान्य मध्यवर्गीय जनता है उसके बीच में एक हड़कंप जैसा मचा कि अच्छा ऐसा भी जीवन होता है। क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे और जो सवर्ण थे, दूसरी जातियों थे, उन्होंने भी कभी पढ़ा नहीं, जानते ही नहीं थे। और जब ये आई आत्मकथाएं तो इस मर्मांतक पीड़ा को उन्होंने देखा और दलित आलोचकों ने और दूसरे आलोचकों ने भी इन आत्मकथाओं का बहुत महत्व के साथ अंगीकार किया। अब उन्होंने, कुछ लोगों का कहना यह है कि ये आत्मकथा है ही नहीं, आत्मकथ्य है या आत्मव्रत है, अपनी बात कही। हालांकि दलित लेखकों का कहना है बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कोई आत्मकथा नहीं लिखी थी, लेकिन एक उन्होंने मेरा जीवन शीर्षक से 6 नवंबर 1954 को एक जनता पत्र में एक आत्मकथ्य प्रकाशित हुआ था। इस आत्मकथ्य के आधार पर दलित साहित्यकारों के प्रेरणा स्रोत के रूप में काम आया। कहा जब बाबा साहब अपने जीवन के बारे में ये लिख सकते हैं तो हम भी लिख सकते हैं। और आगे चलकर दलित साहित्यकारों ने ईमानदारी, तटस्थता, स्पष्टता, प्रामाणिकता और बेबाकी से अपने जीवन को अभिव्यक्त किया। ये जब रचनाएं सामने आई तो इन रचनाओं का अपने ढंग से विरोध भी हुआ, और वो विरोध घर वालों की तरफ से भी था, बाहर वालों की तरफ से भी था। जो घर के सदस्य थे वो कहते थे कि हमारे घर की पीड़ा थी, हम क्यों सार्वजनिक रूप से उसको बताना चाहते हैं, क्यों हम अपना दुख बताना चाहते हैं, हमको नहीं बताना, इससे हमारी छवि खराब होती। लेखकों ने कहा कि नहीं, समाज को पता होना चाहिए कि समाज किस तरह से हमारे साथ में व्यवहार कर रहा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि अब जाकर के इस बात को लगभग अब ये बहस नहीं होती और इन आत्मकथाओं को, या जिसे आत्मव्रत कहते हैं, उनको भी एक साहित्यिक गरिमा मिली। इन आत्मव्रतों की शुरुआत गंगाधर पाणव ताणे द्वारा संपादित एक पत्रिका थी, अस्मिता दर्श, उन्होंने 1976 के दीपावली विशेषांक में हुई, जिसमें कुछ दलित साहित्यकारों के आत्मव्रत प्रकाशित हुए। दलित साहित्य मराठी में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ और सबसे पहले मराठी दलित साहित्यकारों ने ही दलित साहित्य लेखन की शुरुआत की, और इसका प्रभाव हमें हिंदी पे पड़ा दिखाई देता। जो मराठी के दलित साहित्यकारों में दया पंवार का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने 1978 में अपना आत्मग्रंथ बलुंत के शीर्षक से प्रकाशित किया। और ये जो किताब है ये 1980 में हिंदी में प्रकाशित हुई और हिंदी में इसका नाम रखा गया अछूत, इस नाम से प्रकाशित हुई। और ये जो आत्मकथा है ये बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत मार्मिक है। उसके बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण किताब आई, शरण कुमार लिम्बाले की अक्कर मासी। अब ये अक्कर मासी जो है ये बहुत ही कहना चाहिए कि सामाजिक मूल्यों पर एक प्रश्न चिन्ह है। अक्कर मासी उस बच्चे को कहते हैं जिसकी माँ का तो पता है लेकिन जिसके बाप का पता नहीं, क्योंकि माँ के कई लोगों से रिश्ते थे। अब कौन सा किसको बाप कहेगा वो। अब वो ये अनुभव, अगर कोई रचनाकार स्वयं कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा बाप कौन है और मेरी माँ को भी नहीं पता मेरा बाप कौन है, तो ये जो अनुभव है ये जैसे कहना चाहिए कि हमारी सारी जो साहित्यिक कल्पना है उस कल्पना को झकझोर देने वाला। और उसके बाद में उन्होंने जीवन की जितनी बारीकियों की जानकारी थी सब उन्होंने दी, और ये भूल गए कि इससे हमारे जो परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, उनकी मध्यवर्गीय छवि क्या बनती। लेकिन बाद में दलित साहित्यकारों ने लिखा, फिर किशोर कांताबाई काली का ओ छोरा कोलाटी का, या फिर बाद में लक्ष्मण गायकवाड़ की उठाई गिर आदि आत्मव्रत प्रकाशित हुए। और इन आत्मव्रतों से धीरे धीरे ये रचनाओं की एक पहचान हुई। विद्वानों ने इन दलित आत्मकथा के संबंध में विवाद भी उठा और कुछ लोगों ने कहा कि आत्मकथा है ही नहीं, इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ कल्पना जोड़ दी।
और इसलिए यह आत्म शैली में लिखा गया ये तो उपन्यास है। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एक दलित व्यक्ति का नहीं है ये जो आत्मकथा है, ये किसी एक आदमी की नहीं है, ये पूरे दलित समुदाय का कठिन सामाजिक स्थिति, उनके जीवन की भीषण वास्तविकता और चित्रण इसमें दिखाई देता है। इसलिए इसे आत्मकथात्मक उपन्यास कहना ज़्यादा सही होगा। हालांकि चूंकि इसमें तथ्य है और तथ्य की गवाही लेखक स्वयं देता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उपन्यास, क्योंकि इसमें कोई कल्पना नहीं की गई, ये सच्ची घटना है। और आत्मकथा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि जो आप लिख रहे होते हो, जिस पात्र का आपने नाम लिया, वो पात्र इस संसार में है। अगर आप उसका नाम नहीं लेते हो तो आप ये लिख देते हो कि एक व्यक्ति, और तब आप ही उसका नाम नहीं लेते। लेकिन यदि अगर आप नाम लिया है आपने, तो उस नाम का व्यक्ति होगा। हिंदी में जो सर्वप्रथम है डॉक्टर भगवान दास की आत्मकथा आई, मैं बंगी हूँ, जो भगवान दास की आत्मकथा न होकर पूरे बंगी समाज की आत्मकथा है। इसके पश्चात मोहनदास नेमिशराय की किताब आई, अपने अपने पिंजरे प्रकाशित हुई। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, D.R. जाटव की मेरा सफ़र मेरी मंजिल, सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत, शिवराज सिंह बेचैन की मेरा बचपन मेरे कंधों पर, तुलसीराम की मर्दैया या मणिकर्णिका दूसरी किताब, कौशल्या बेसंत्री की दोहरा अभिशाप, सुशीला टाक बोरे की शिकंजे का दर्द आदि आत्मकथात्मक कृतियां प्रकाशित हुई। इन सब कृतियों में जूठन पे बहुत चर्चा हुई, क्योंकि जूठन में सिर्फ दलित दृष्टि से ही नहीं लिखा गया, बल्कि गैर दृष्टि से, दलित दृष्टि से भी लिखा गया था। और इसमें बीच बीच में लेखक ने कहना चाहिए कि तथ्यों का जरा सा काल्पनिक संशोधन भी किया, और कुछ सुविधाजनक तथ्य थे उनको नहीं लिखा, कुछ को लिखा। ऐसे करके बहुत समझदारी से भरी हुई ये आत्मकथा, जो इनका उद्देश्य स्पष्ट है कि मुझे इस वर्ग की, इस व्यक्ति का विरोध करना है और इनके बारे में मुझे बचाना। तो बहुत सारी चीज़ें हमें कई बार देखने को मिलती है कि ये इन्होंने बचाया। इन पर टिप्पणियाँ की, अनेक आलोचकों ने लिखा, और बहुत जगह पर पाठ्यक्रम में है जूठन। तो उसमें कमलेश्वर ने कहा कि ये जो आत्मकथ्य है, ये किसी भी प्रदेश या भाषा की मानसिकता का नहीं, बल्कि भारतीय मानसिकता का रचनात्मक और संघर्षपूर्ण विवरण है। ये जितने आत्मी हैं उतने ही अनात्म भी, क्योंकि इसमें लेखक मात्र लेख की दर्प या दंभ का बाना पहनकर नहीं आता, क्योंकि लेखक तो पीड़ा भुगत रहा होता है। क्योंकि इनमें लेखक मात्र अपने समय के भारतीय सामान्य जन के समकक्ष रखकर उसकी ही तरह दुख सुख यातनाओं और अन्याय से भरी हुई जो आत्म कहानी का समय है, जो गर्दिश उन्होंने देखी थी, उसका वर्णन। एक और बात इन आत्मकथाओं के बारे में कही जा सकती है कि आत्मकथा जो लेखक, हिंदी के जो लेखक हैं, वो बाद में एक मध्यवर्गीय जीवन जीते हैं, वो एक तरह से स्थापित हो गए। उन्होंने सिर्फ उस जमाने का, उस समय का वर्णन किया था जब उनके दिन गर्दिश के थे, जब उनका दिन पीड़ा भरे दिन थे, और उसके बाद वाले हिस्से पर बहुत कम लोगों ने लिखा कि अब का जीवन उनका कैसा। पीड़ा आज भी है, समस्याएं आज भी है, लेकिन चूंकि उनका जीवन बदल गया, फिर वो सामान्य, उस तरह के सामान्य व्यक्ति नहीं रहे, तो आगे वाले जीवन को अगर आता तो इसका एक दूसरा रूप भी हमारे सामने आता। तो कहना चाहिए कि जैसे मेरा बचपन मेरे कंधों पर है, तो एक बचपन का जो समय था वहाँ तक आकर के वो कहानी समाप्त हो जाती। जब बचपन के बाद में आपने अपना जीवन शुरू किया, अपने समाज में जब स्थान आपका हुआ, तब आपकी स्थिति एक दूसरे तरह की हुई, उसका वर्णन नहीं। तो कारण ये है कि वो जो हिस्सा था वो एक सामान्य दलित के रूप में जिया गया हमारा हिस्सा था, और बाद में एक मध्य वर्ग में दलित के रूप में रहने की पीड़ा, वो एक अलग पीड़ा है। और हम उम्मीद, जिस तरह से ये दलित साहित्य लिखा जा रहा है, आगे चल कर के इस तरह का साहित्य भी हमारा आएगा, इसकी हम आशा करते हैं। फिर आई दलित कहानी। 8वें दशक में हिंदी में का जो समांतर कहानी आंदोलन बहुत था, और सारिका के संपादक उस समय कमलेश्वर जी हुआ करते थे, और कमलेश्वर जी ने इस आंदोलन के माध्यम से समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को भी, समस्याओं को भी सामने रखा, और आंदोलन को नए ढंग से वो प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने अप्रैल मई 1975 में सारिका के 2 विशेषांक प्रकाशित किए, और दोनों दलित साहित्य विशेषांक थे। और इसमें उन्होंने दलित लेखकों में मानवीय अधिकारों के प्रति जो चेतना जागृत हो रही है, उस चेतना की अभिव्यक्ति की,
और इसमें उन्होंने मराठी और हिंदी के रचनाकारों की कहानियां प्रकाशित की। सिर्फ हिंदी के ही नहीं, मराठी के भी उन्होंने कुछ के अनुवाद कराए। इसी तरह महीप सिंह ने संचेतना पत्रिका निकालते हैं महीप सिंह उस समय, तो दिसंबर 1981 में उन्होंने एक विशेषांक के माध्यम से मराठी के कुछ दलित लेखकों की कहानियां प्रकाशित की, और उनसे प्रेरित दलित धारा के जो हिंदी के लेखक थे वो भी उन्होंने भी लिखा। इसके उपरांत गिरजा शरण अग्रवाल ने दलित जीवन की कहानियां एक संपादित की किताब, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही दलित कहानीकार था, रघुनाथ प्यासा, और से सवर्ण थे जो दलित जीवन पर लिख रहे थे। रमणिका गुप्ता ने इस सोच को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये दूसरी दुनिया का यथार्थ है। ये एक दुनिया है जिसमें हमारा आम भारतीय व्यक्ति रहता है, एक मध्यवर्गीय व्यक्ति रहता है, लेकिन ये जो दुनिया है वो दूसरी दुनिया। इससे संकलन संपादित किया, और हिंदी के दलित कहानीकारों के अतिरिक्त उन्होंने मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम के कहानीकारों को भी उन्होंने स्थान दिया। और इस तरह से दलित साहित्य सिर्फ हिंदी में नहीं लिखा जा रहा है, दलित साहित्य का एक अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य है, सारी भारतीय भाषाओं में, और सारी भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद होता है। हिंदी का जो दलित साहित्य है उसका भी दूसरी भारत की दूसरी भाषाओं में अनुवाद होता है। तो एक तरह से अंतर भारतीय स्थिति साहित्य की वो दलित साहित्य की है, और बहुत सशक्त रूप में। इसी तरह दलित कहानी यात्रा को जो आगे बढ़ाया हेम सिंह ने, काले हाशिए पर और यातना की परछाइयां नाम के 2 संकलन संपादित किए। इसी तरह कुसुम वियोगी ने समकालीन दलित कहानियां और चर्चित दलित कहानियां, दलित महिला कथाकारों की कहानियां, ऐसे 2-3 संकलन प्रकाशित किए, और इनके माध्यम से दलित लेखकों ने दलित जीवन के यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत किया। कई बार ऐसा होता है कि दलित लेखकों की कहानियां जब सामान्य पत्रिकाओं में जाती है तो वहां उनको स्थान नहीं मिलता, या अगर कोई व्यक्ति दलित जीवन की कहानियां पढ़ना चाहता है तो उनको भी इकट्ठा करने में दिक्कत होती। तो इस तरह के जो संग्रह आए उससे एक तरह का बाजार बना, एक तरह के पाठक बने दलित कहानियों के। इसमें कहानियों में दलित जीवन की वेदना, निरंतर संघर्ष करते रहने की अनिवार्यता, सुविधा भोगी लोगों के प्रति उनकी विरोध मुद्रा, प्रतिकूल नारकीय परिस्थितियों में भी जीने की व्यवस्था, और अपने मानवीय अधिकारों की प्राप्ति हेतु आत्म सजगता जागृत हुई। 20वीं सदी के अंतिम दशक में दलित साहित्य ने एक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। पहले यह आंदोलन नहीं था, छिटपुट कुछ लिखते थे, और इस कारण कई कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए। प्रकाशकों ने भी इस साहित्य पर ध्यान देना शुरू किया। इन दलित कहानियों के माध्यम से भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का कड़वा सच उजागर हुआ और दिखा। इसलिए इन कहानियों में जहाँ एक ओर दलितों के नारकीय जीवन का चित्रण है, वहीं दूसरी ओर उस यंत्रणा से मुक्ति के लिए संघर्ष भी। इन कहानियों में दलित जीवन के कई कोण हैं, जीवन से जूझने के, जिंदा रहने के, पीड़ा सहने के और इस पीड़ा से उबरने के। समय के लंबे अंतराल को छूती है ये कहानियां, इसलिए दलित चेतना के उदय से लेकर संकल्प बनने तक का विकास इनमें उजागर होता है। हीन भावना से उबरना, निर्मित होता आत्मसम्मान, तन कर खड़ी होती अस्मिता, परिवर्तन का संकल्प विकसित होता नजर आता है इनमें। ये सब प्रवृत्तियां हमको इन दलित कहानियों में दिखाई देती। उसके बाद दलित लेखन में जो उपन्यास है वो कम है, और इस अलग बात है कि बहुत कम ध्यान देने के कुछ कारण भी रहे होंगे। दलित उपन्यासों में जो पहला उपन्यास माना जाता है, जो अभी भी बड़ा प्रसिद्ध उनमें माना जाता है, वो जयप्रकाश कदम का छप्पर। हालांकि दलित लेखक उपन्यास की दृष्टि से कोई बहुत सशक्त विधा अभी तक कोई आया नहीं। 1994 में प्रकाशित हुआ ये उपन्यास, चर्चा का विषय भी बना। इसके बाद में फिर 1995 में प्रेम कपाड़िया का मिट्टी की सौगंध प्रकाशित हुआ, जिसे दलित साहित्य का प्रतिनिधि उपन्यास भी कुछ लोग कहते हैं। इसी क्रम में सत्य प्रकाश के जस तस भई सवेर और मोहनदास नेमिष राय का मुक्ति पर्व उपन्यास भी व्यापक रूप में चर्चा हुई। इन उपन्यासों में दलित उत्पीड़न और उसे मुक्ति की छटपटाहट प्रमुख रूप में आती। अन्य दलितों में डॉक्टर धर्मवीर का पहला खत, रामजी लाल साय का बंधन मुक्त, डीपी वर्णु का अमर ज्योति, गुरुचरण सिंह का डूब जाती है नदी, शरण कुमार लिम्बाले का नर वानर आदि की भी चर्चा की जाए। अभी हाल में रूप नारायण सोनकर के उपन्यास सुअरदान ने साहित्यिक जगत में एक चर्चा बनाई। ये उपन्यास ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट करता है और उनके गोदान करने के मिथ को कहीं न कहीं तोड़ता है। तो दलित उपन्यासों का जो मूल उद्देश्य है वो दलितों में दलित चेतना पैदा करना। दलित लेखकों का मानना है
कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद आज भी दलित समाज ब्राह्मणवादी और सामंती ताकतों के शोषण का शिकार है और दलितों को उनसे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। आज भी इनके साथ शोषण और उत्पीड़न जारी है। इसलिए दलित उपन्यास दलित चेतना व शोषण की मुक्ति का रास्ता दिखाता। हालांकि इमेजिनेशन कल्पना के अभाव के कारण बहुत सारे उपन्यास का जो ढांचा है वो ढांचा टूटता है और न उसमें कोई नई बात आ पाती है। आप सारे समय एक ही मनोभाव में ये रचनाएं चलती हैं। दलित साहित्य कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा के साथ आलोचना और अन्य विधाओं में भी लिखा जा रहा है। नाटक भी लिख रहे हैं लोग, एकांकी भी लिख रहे हैं, संस्मरणों में भी ये फल फूल रहा है। आलोचना में जो रामचंद्र शुक्लीय परंपरा का जो वर्चस्व है वो इन्होंने तोड़ा। वही दलित आलोचना इस परंपरा को तोड़कर, जिसे नावर सिंह दूसरी परंपरा कहता है, तो इनका मानना यह है कि हमारी एक तीसरी परंपरा, और हमारी जो तीसरी परंपरा है ये अम्बेडकरीय परंपरा के रूप में है। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम उस तरह से चलते हैं। इसी तरह दलित साहित्य को स्थापित करने में हम दलित, वॉइस ऑफ दलित, बयान, तीसरा पक्ष, अपेक्षा जैसी पत्रिकाओं का भी बहुत योगदान है। अतः कह सकते हैं कि दलित साहित्य ने उन बहिष्कृत लोगों को अपना नायक बनाया जिन्हें संपूर्ण वर्ण व्यवस्था ने अमंगल और अपवित्र माना, पूर्व जन्म का अपराधी कहकर जिसकी निंदा की गई। सभी स्मृतिकारों ने जिनके साथ शत्रुत्व दुश्मनी बरती, जिन्हें कभी साहित्य में नायक या उपनायक का स्थान नहीं मिला, दलित साहित्य ने इन्हीं बहिष्कृतों को अपनी विचार रचना का केंद्र बनाया, क्योंकि सम्यक परिवर्तन इनका स्वाभाविक कार्य है। ये बाबूराव वागल का मत है। और इस तरह से दलित साहित्य एक तरह से सिर्फ साहित्य नहीं है, एक आंदोलन भी है और एक चेतना का निर्माण करने वाला। ये जो दलितों से इतर लेखक है उन्होंने भी दलित जीवन पर कुछ कहानियां, कुछ साहित्य लिखा और वो उनके सहानुभूति में लिखा गया। और विशेष रूप से गांधी जी और कुछ हिंदूवादी जो समाज सुधारक थे उन समाज सुधारकों ने इसे लिखा। गांधी जी भी और अन्य लोग भी छुआछूत और ऊंच नीच की भेदभाव की हमेशा निंदा करते रहते। और जब हमारे यहाँ नव जागरण आया तो नव जागरण और राष्ट्रीय जागरण में इसकी भी एक बहुत मुख्य धारा थी कि ये छुआछूत गलत है। और इसीलिए ये दलित परंपरा के जो आलोचक हैं वो इन्हें हिंदूवादी दलित धारा कहते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा जो सहानुभूति का साहित्य है ये दलित साहित्य का अंग नहीं है। लेकिन चूंकि ये पाठ्यक्रम संपूर्ण दलित साहित्य से संबंधित है और इसलिए इसके अंदर सिर्फ हम दलित लेखकों के बारे में बात नहीं करते, दूसरे लोग भी जो दलित जीवन पर जो लिखते हैं हम उसका भी इसमें अध्ययन करते हैं। और इसलिए इसमें दलितेतर लोगों के कवियों, रचनाकारों पर भी बात होती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता लिखी पहले, उठो कि छु मंतर हो छूत, कहकर दलित चेतना का यह आह्वान किया। उन्होंने छोड़ो ऊंच नीच का दम, सम है हम सबका आरंभ, ये चातुर्वर्ण, ये कह करके चातुर्वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोध किया। रामचंद्र शुक्ल जैसे व्यक्ति, उन्होंने अछूत की आह कविता लिखी और उसमें उसकी कारुणिक स्थिति का वर्णन किया। और ये एक ऐसी कविता है जिसे लगता है कि रामचंद्र शुक्ल सिर्फ ब्राह्मणवादी नहीं थे, इसके अलावा भी उनका एक चिंतन था और उस चिंतन की अभिव्यक्ति उन्होंने अछूत की आह में की। इसी तरह राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में कर्ण के माध्यम से जाति विरोध किया। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नई जगत में जाति पूछने वाले। तो जाति पूछने वाले शर्माते नहीं। और आज तो ये स्थिति है कि जब भी कोई व्यक्ति जाता है सबसे पहले पूछते हैं आपकी जाति। ये मेला आंचल में डॉक्टर प्रशांत जब मेरीगंज में आता है तो सबसे पहले पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो वो नाम बताता है प्रशांत। जाति क्या है, ये दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि वो कहते हैं कि मेरी जो जाति डॉक्टर है, तो कहा अच्छा बंगाल के हो कि बिहार के, मानो उसके बाद प्रांत, तो प्रांतवाद भी आता है, जातिवाद भी आता है। पर रेणु ने अपने नायक को जाति और प्रांत से अलग करा। इसी तरह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रांगे राघव, श्रीमंगल सिंह सुमन आदि ने अपनी कविताओं के द्वारा दलित जीवन की पीड़ा को अभिव्यक्त किया। किसी ने ये नहीं, इन लोगों में से किसी ने ये नहीं लिखा कि ये जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं ठीक है। समकालीन कवियों में मुक्ति बोध है, नागार्जुन है, धूमिल है, इन्होंने दलित चेतना को तरजीह दी। तो धूमिल की कविता है, उसका शीर्षक ही मोचीराम है, और नागार्जुन ने लिखा हरिजन गाथा। इस तरह के दूसरे भी जो कवि हैं, लीलाधर जगूड़ी है, शमशेर बहादुर सिंह है, इन्होंने भी दलित चेतना के बारे में कुछ कविताएं लिखी दलित जीवन के बारे में।
एक दलित चेतना जागृत करते हुए कहते हैं, जाति धर्म की तोड़ संकला खुली हवा में आओ, दुनिया के शोषित मिलकर सब अब एक सभी हो जाओ। ये भाव रहा है इन दलितेतर लेखकों का। इन्होंने दलितों की समस्याओं को उठाया और समस्याओं को उठा करके और जो सवर्ण समाज है उस सवर्ण समाज को आह्वान किया कि आप इन्हें मुक्त करो, आपने जो इनको पीड़ा पहुंचाई है वो गलत है। तो एक तरह से जो दलित लेखक हैं वो दलितों को संबोधित करते हैं कि तुम उठो, तुम जगो, तुम इन परेशानियों को दूर करो। जो दलितेतर लेखक हैं वो अधिकतर अपने समाज को कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये जकड़बंदी में समाज को क्यों रख रहे हो। तो ये द्वैत भी कहीं न कहीं हमें दिखाई देता। और प्रगतिशील चेतना और जनवादी कवि भी जब आए तो उन्होंने आर्थिक सवाल के साथ में सामाजिक समानता की भी बात की। आधुनिक कथा साहित्य में जैसे प्रेमचंद ने रंगभूमि में नायक ही बनाया था सूरदास को, कायाकल्प ने कर्म भूमि में, गोदान में, इनके माध्यम से भी दलित चेतना को अभिव्यक्त की। कहानियां भी लिखी प्रेमचंद ने, हालांकि कफन की बहुत आलोचना हुई है और दलित लेखकों ने उसकी कमियों की तरफ इशारा भी किया। बड़ी प्रसिद्ध चर्चित कहानी कफन। तो इसी तरह गांधी जी का जो अछूतोद्धार कार्यक्रम है वो उस कार्यक्रम के भी प्रेमचंद समर्थक थे और इन उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने दलितों के प्रति जो सवर्णों का जो अमानुषिक व्यवहार है उसकी निंदा की और इस तरह से उनके मन में, सवर्णों के मन में दलितों के प्रति मानवीय और समानता का भाव जगाने के लिए प्रयास किया। इसलिए वे सामाजिक बदलाव के पक्षधर थे। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने बंधुआ की बेटी, भगवतचरण वर्मा ने भूले बिसरे चित्र, सियाराम स्वर्णगुप्त ने अंतिम आकांक्षा, निराला ने निरुपमा और कुल्ली भाट, नागार्जुन ने दुख मोचन, बलचनमा, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, अमृतलाल नागर ने नाचो बहुत गोपाल, जगदीश चंद्र ने धरती धन अपना और रेणु का मेला आंचल, प्रति परिकथा, चतुर्सेन शास्त्री का गोली। इन उपन्यासों में दलितों का जो यातनामय जीवन है उस यातनामय जीवन की अभिव्यक्ति की और किसी लेखक ने यह नहीं कहा कि इनकी यातना पूर्व जन्मों का फल है। वो कहते हैं कि चतुर्वर्ण की धारणा के कारण ये हो रहा है और ये जो ब्राह्मण श्रेष्ठता का जो दंभ है, इस दंभ के कारण हमारा एक पूरा समुदाय पीड़ा भुगत रहा। इन उपन्यासों के माध्यम से दलितों की चेतना भी दिखाई देती है कहीं और अधिकतर इनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति भी। इसी तरह जो श्री राम शर्मा है, नदी के मोड़, प्रतीति, रामदास मिश्र के जल टूटता हुआ, सूखा हुआ तालाब, गिरिराज किशोर का यथा प्रस्तावित परिशिष्ट, शिव प्रसाद सिंह के सैलूस, अब्दुल बिस्मिल्लाह का जीनी जीनी चदरिया, नरेंद्र कोहली का अवसर, ब्रजभूषण के मंगलोदय आदि अनेक उपन्यास हैं जिन्होंने विस्तार से दलित जीवन को अपने साहित्य का आधार बनाया। उपन्यास की भांति दलितेतर लेखकों ने कहानियों के माध्यम से भी दलित जीवन का कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया। प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं बहुत प्रसिद्ध है, सदगति बहुत प्रसिद्ध है, मंदिर है, मुक्ति मार्ग है, मंत्र है, सौभाग्य के कोड़े हैं, घास वाली है, उसके माध्यम से दलित जीवन की अभिव्यक्ति की। प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हालांकि कंवल भारती का मानना है कि प्रेमचंद जिस प्रगतिशीलता को लेकर चल रहे थे वे भले ही अम्बेडकरवादी न हो पर उसके निकट जरूर थी। माने इस तरह से वो एक ऐसे लेखक थे, अम्बेडकर से उनका शायद उस तरह का परिचय न भी रहा हो लेकिन उनकी चेतना में एक मानवीयता का भाव था। निराला ने चतुरी चमार, पांडव बेचन शर्मा उग्र ने समाज के चरण, अस्क ने पिजड़ा, राहुल सांगत्या ने पुजारी, सतमी के बच्चे, सवर्ण योद्धे आदि कहानियां लिखी। इन कहानियों के अतिरिक्त जो प्रगतिशील चेतना के जो लेखक रांगे राघव, नागार्जुन आदि ने दलित जीवन की कविताएं भी लिखी और इस तरह दलितेतर लेखकों द्वारा दलित चेतना का प्रवाह साहित्य की अन्य विधाओं, नाटक, रेखा चित्रों का माध्यम हुआ। दलितेतर लेखकों का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दलितोद्धार आंदोलन भले ही नहीं रहा, वो आंदोलन के हिस्से नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस रूप में दलित चेतना को प्रकट किया उससे दलित साहित्य को प्रेरणा अवश्य मिली। कंवल भारती ने इस संदर्भ में कहा है, इस धारा के संबंध में एक बात ये बताने की है कि दलित चेतना की धारा के रूप में उसने अपना कोई पृथक अस्तित्व कायम नहीं किया, वरन इसमें यदा कदा दलित पक्ष में लिखने की कोशिश की। इस धारा में कोई भी लेखक या कवि नहीं हुआ जिसने अपना संपूर्ण रचना का कर्म दलित संवेदना को व्यक्त करने में ही समर्पित किया। तो इस धारा में दलित धारा का एक खास मकसद है, यह मकसद है दलितों के प्रति सवर्ण मन को उदार बनाना ताकि दलित हिंदुत्व से विद्रोह करके व्यवस्था के लिए खतरा न पैदा कर दे। इस तरह हम कह सकते हैं
कि जब दलितों को संवैधानिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला तो उन्होंने सदियों के अपने दुख दर्द और उन पर होने वाले अत्याचारों को गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं, कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया। चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम हो, ग्रहण हो, 25 चौका 150 हो, या रतन कुमार सामरिया की कील, सत या फुलवा कहानियां हो, या और दूसरी कोई भी कहानियां हो, उसके माध्यम से व्यक्त किया। एक और सामंती और ब्राह्मणवादी अत्याचार का यथार्थ और कारुणिक चित्रण है, तो दूसरी ओर सदियों से इस अत्याचार से मुक्ति के लिए एक चेतना का भी आह्वान है। दलित कहानीकारों में मोहनदास नेमिष राय, दयानंद भटोई, अजय नावरिया आदि लोग हैं जिन्होंने कहा जा सकता है कि साहित्य को एक नया विषय वस्तु दी। एक जो हमारा हिंदी साहित्य है, एक हिंदी साहित्य में जो अभाव था उस अभाव की पूर्ति की और एक ऐसे जीवन की अभिव्यक्ति की जिस जीवन की अभिव्यक्ति पूर्णता में अब तक नहीं हो पाई थी।